बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के हम 2 लेक्चर नॉवल और ड्रामा जो हमारा प्ले है, उसके हम कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा और नॉवल पढ़े एंड सेकंड लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट्स पढ़े या उसकी मतलब आप ये कह सकते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट्स और उसको हमने ब्रीफ किया। वो 2 लेक्चर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इंतहाई इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं। आज का तीसरा लेक्चर मैंने सोचा तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत तब पड़ी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इन्हीं में से बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं, अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं सर आप क्वेश्चंस बना दिया करें, तो मैंने वो कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आई विल ट्राई टू कंप्लीट आपका, मैं कोशिश करूंगा कि आपका नॉवल सेकंड ईयर का जो नॉवल है और फर्स्ट ईयर का जो आपके पास ड्रामा है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का जो आपके पास प्ले है 14 नाम है उसका, और सेकंड ईयर का आपके पास जो नॉवल है, तो इंशाल्लाह उससे मिलते जुलते जो उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें से 1 नंबर का आपका एमसीक्यू फर्स्ट को भी आएगा और सेकंड को भी आएगा। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बना के बताए जा रहे हैं। इसी तरह इनको आप अपने पास नोट डाउन करें। सबसे पहले समझें, बात समझेंगे टेक्निकल पॉइंट में, वो 2 लेक्चर लाजमी सुन के हैं। एलिमेंट ऑफ अ प्ले और आपके पास एलिमेंट्स ऑफ उसके जो प्लॉट के एलिमेंट है वो लाजमी सुने। इंतहाई अहमियत के हामिल वो लेक्चर हैं। कंसेप्ट समझिएगा, आपको इंशाल्लाह सारी बात समझ आ जाएगी। तो बिला ताखिर तो उम्मीद अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास? कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए कि ये आ सकते हैं। व्हाट इज कन्फ्लिक्ट? देखिए आपको कन्फ्लिक्ट में वहां पे पढ़ा के आया हूँ। अब ये जिस बंदे ने पढ़ा होगा तब ही वो लिख सकेगा, उसके बगैर नहीं वो कर सकता। कहता है व्हाट इज कन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी, डिफरेंस बिटवीन मैन कन्फ्लिक्ट एंड मैन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बल्कि क्वेश्चन एक मैंने देखा है, ये पास पेपर में भी आया हुआ था। डिफरेंस बिटवीन मैन कन्फ्लिक्ट एंड मेजर कन्फ्लिक्ट। ये क्वेश्चन इसी तरह आपके पास इंशाल्लाह नोट्स में आ जाएंगे। एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स पे नोट्स लग भी जाएंगे। लेकिन ये है कि आप पहले इसको समझे। कन्फ्लिक्ट आपको वहां भी बताया गया था, तनाजा, ये लड़ाई या फसाद, झगड़ा, फितना। और फितना आपको बताया गया था उस टाइम भी जब कन्फ्लिक्ट पढ़ाया गया था एलिमेंट्स में, कि फितना क्या होता है। जब एक मूवी में आपके पास विलन है और हीरो है, उनके दरमियान एक फसाद हो जाता है, किसी बात पे भी होता है, वो बेसिकली आपके पास कंफ्लिक्ट लाता है। और हीरो का अपने साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी सेल्फ के साथ भी कोई ना कोई उसका फटा चलता रहता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, कोई और मसाइल होते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास इंटरनल कंफ्लिक्ट भी कहलाते हैं। अब वहां पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तनाजा क्या स्टोरी में, और कंफ्लिक्ट मेजर और माइनर में क्या फर्क होता है, या मेन कंफ्लिक्ट और मेजर कंफ्लिक्ट में क्या फर्क होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? द स्ट्रगल बिटवीन, लिखिएगा जैसे लिखवा रहा हूँ यही लिखना और कुछ भी नहीं लिखना, समझिएगा। द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। देखें, आपका किसी के साथ तनाजा हो ना, आप ऊपर जाना चाहते हो और वो आपको नीचे धकेलता हो, ठीक है, धकेलने से मुराद ये वो आपकी किरदार कशी करता रहे, तो अपोजिंग फोर्सेस होती है। फ्रिक्शन का मतलब था रगड़। आप जमीन पर रगड़ खा रहे हैं ना, ठीक है, तो फरिश आपको आगे जाने नहीं दे रहा, वो आपको रगड़ते हुए आगे लेके जा रहा है। तो बेसिकली कंफ्लिक्ट भी ये होता है कि 2 अपोजिट फोर्सेस लग रही होती है। तो स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ। अपोजिंग फोर्सेस से क्या मुराद है? कैरेक्टर, जो आपके पास एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल वो आपका हीरो हो सकता है, विलन हो सकता है, कोई भी है। कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, इनका आपस में वो हो सकता है, या कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, मतलब किसी हीरो का किसी दूसरे विलन के साथ कोई तनाजा, और हीरो का अपने आप के साथ, अपनी सेल्फ के साथ, कोई नौकरी ना मिले, कोई उसको कुछ और मसाइल हो उसकी जिंदगी में, तो वो आपके पास एक्सटर्नल नहीं इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। द स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस, कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ एंड कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, दैट ड्राइव्स द प्लॉट क्रिएट्स, दैट ड्राइव्स द प्लॉट, ये पूरे ड्रामे का जो प्लॉट है उसको चलाते हैं। दैट ड्राइव्स द प्लॉट क्रिएट्स टेंशन, ये टेंशन क्रिएट करता है ड्रामे में, एंड रिवील्स करेक्टर्स, और बाकी कैरेक्टर को रिवील करता है। देखें, कैरेक्टर रिवील करने से क्या मुराद है? आपको मैं सादी सी मिसाल दूं, हीरो और विलन की लड़ाई हो जाती है। अब आपने अक्सर फिल्मों में देखा है, मूवी तौर पे विलन के साथ ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, हीरो अकेले ही होता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर रिवील हो जाते हैं जो हीरो की साइड पे नहीं आते, और जो विलन की साइड चले जाते हैं उनको हीरो सारे को कोट छोड़ता है, ठीक है, तो हीरो बाद में सारों को ही मार देता है। तो स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस, कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, दैट ड्राइव्स। कोई अपने माइंड में कोई फिल्म, कोई ड्रामा आपने देखे होंगे, वो अपने माइंड में वो कर लें, या मैंने जो पहली ड्रामा मैंने बना के बताया है पहले लेक्चर में, वो अपने माइंड में चला लें, ठीक है। अब इसकी 2 टाइप्स उसने मांगी हैं। एक आपके पास है मेजर कन्फ्लिक्ट, जिसको मेन कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं,
मेजर कन्फ्लिक्ट, मेन तनाज़ा क्या है? द कोर प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी, द कोर प्रॉब्लम ऑफ अ स्टोरी, मतलब हीरो की विलन के साथ, हीरो का विलन के साथ भी शुरू से ही तनाज़ा चल रहा है किसी मसले में। लाइक वो कोई लव स्टोरी हो सकती, कोई भी हो सकता है। अब जैसे लाइक इसकी मिसाल दे रहा हूं मैं, लाइक अ हीरो फाइटिंग, हीरो किससे लड़ रहा है? लाइक अ हीरो फाइटिंग अ विलन और अ मोरल डिलेमा। ये लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा, डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या होता है? कश्मकश, ठीक है। और अ मोरल ड्रामा, अपने आप के साथ लड़ रहा है हीरो, कोई उसको प्रॉब्लम है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसकी जिंदगी में उसके खानदान वाले उसके साथ अच्छे नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल चारे होते हैं, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको हम ड्रामे में मेजर कन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। और ये बेसिकली डिलेमा का लफ्ज इस्तेमाल तब होता है कि जब आपके पास अच्छाई और बुराई में से आपने एक रास्ता चुनना हो। हीरो के पास भी या आपके पास ड्रामे में जो हीरो का किरदार होता है, हीरो अमूमी तौर पर उसी को दिखाया जाता है जो अच्छाई के साथ है। तो मॉरल डिलेमा का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके साथ चलते हुए, या मतलब बहुत सारे लोगों के पास एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है ड्रामे में कि उन लोगों को वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जो हीरो करता है, ठीक है। ऐसा टर्निंग पॉइंट ड्रामे में आता है, अच्छाई का रास्ता, तो उसको हम मॉरल डिलेमा का नाम देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास दूसरा कौन सा कन्फ्लिक्ट है? माइनर कन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। मामूली तनाज़ा। माइनर कन्फ्लिक्ट क्या होता है? स्मॉलर ऑब्स्टेकल्स ऑफ द स्मॉलर ऑब्स्टेकल्स ऑफ द करेक्टर, करेक्टर के कुछ मामूली सी रुकावटें, क्या? लाइक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, 2-3 दिन वो बेड रेस्ट उसको मिल जाता है, किसी को बुखार जुकाम कोई मसला हो जाता है ड्रामे में, तो वो स्मॉलर ऑब्स्टेकल, ये रुकावटें चलती रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? लाइक गेटिंग डिटेंशन, या कोई थाने जेल में चला जाता है, डिटेंशन में हिरासत में आ जाता है, ठीक है। लाइक गेटिंग डिटेंशन और अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, या उसका किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पे उसका रिश्ता टूट जाता है। मतलब बहुत सारे ड्रामे आप देखते हैं बच्चे, ये मैं मिसालें वही दे रहा होता हूँ जो आप डेली लाइफ में आपके माइंड में होती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग पे बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो लाइक गेटिंग डिटेंशन और स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अब टैप्स, ये भी क्वेश्चन इसके साथ ऐड करने आ सकता है, टैप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स की टैप्स क्या हो सकती हैं? तनाज़े कितनी तरह के हैं, ठीक है। करेक्टर वर्सेस सेल्फ, ठीक है। कैरेक्टर का अपने आप के साथ जो तनाज़ा हो जाता है, सेल्फ मैंने आपको बताया बहुत सारे मसाइल इंटरनल होते हैं, इसको ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कैरेक्टर का सेल्फ के साथ जो तनाज़ा है वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा कन्फ्लिक्ट है? तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। करेक्टर वर्सेस करेक्टर, करेक्टर का किसी दूसरे के साथ, मतलब हीरो का विलन के साथ तनाज़ा, क्या तनाज़ा है? ये बेसिकली एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। करेक्टर वर्सेस सोसाइटी, किसी करेक्टर का कोई विलन है और सोसाइटी उसको अच्छाई की तरफ लेके जा रही है, या कोई विलन है या कोई हीरो है उसको सोसाइटी बुराई की तरफ लेके जा रही है, उसका उनके साथ तनाज़ा क्या कहलाएगा? ये एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एक और टैप है, करेक्टर वर्सेस नेचर, करेक्टर वर्सेस नेचर। अब कुदरत किसी शख्स को बार बार जो है ना जलील कर रही है, बस अल्लाह फरमाता है बतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, तो नेचर किसी को बार बार एक काम करने से रोक रही है। करेक्टर का किसी नेचर के साथ, नेचर से बड़ा कुदरत के साथ तनाज़ा आपके पास क्या कहलाता है? एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। और आखिरी आपके पास करेक्टर वर्सेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसी टेक्नोलॉजी के साथ करेक्टर का तनाज़ा, टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि उसके पीछे पुलिस लगी है, या उसके पीछे उसकी कोई किसी ने उसकी सारी जो है ना सोशल मीडिया ऐप्स को हैक कर दिया, तो टेक्नोलॉजी के साथ में तनाज़ा आजकल ड्रामों में आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट ही कहलाएगा। समझ आ गई बात की? इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, हमारी पीडीएफ बनी हुई आ जाएगी, जो मेरा पीडीएफ बनाएगा वो बिल्कुल इसको इसी तरह अपने पास नोट डाउन करेगा, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये मेरी बात याद रखें, इंतहाई अहम चीज़ें हैं, इनमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 6 नंबर आपके विद इन 9 सेकंड, विद इन 9 मिनट्स, ठीक है। आप ये सोचें कि कवर हो जाएंगे, और आपको ये बासानी अल्लाह ने चाहा तो 6 नंबर मेरी तरफ से तोहफा है। एक एक दफ़ा आप इन लेक्चर्स को लाजमी सुने, समझें
और इनको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। बहुत आसानी से समझाए जा रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो अपने आप को सियाना समझेगा, वो सोचेगा यार बच्चों ने पता नहीं किससे पढ़ा है, उनको शायद ये बात ना पता हो, तो उसको तो नहीं पता वो सर हमजा से आप पढ़ते रहे। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ प्ले। ये पूछ सकता है अपने आप को सियाना समझने के लिए कि यार प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, या नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। उसको ये लगता होगा कि आपने शायद पढ़ा नहीं है, बट उसको फिर आपने बताना है कि यार कोई सिंगल एलिमेंट जो है ना किसी भी प्ले का, हम नहीं कह सकते वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या लिखना है, देयर इज नो सिंगल एलिमेंट, नो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, there is no single most important element. Eight stories need several interaction parts. अच्छा, no most important element as stories need। ठीक है, स्टोरीज देखे कोई भी कहानी है ना, वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते यार प्लॉट पे चल रही है, या आप ये नहीं कह सकते कि वो कहानी सिर्फ कैरेक्टर्स पे चल रही है। उसके लिए 6 के 6 एलिमेंट्स होना जरूरी है। अगर 6 में से एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा तो वो अच्छी स्टोरी या अच्छा प्ले या अच्छा ड्रामा या अच्छा नॉवल नहीं बन सकता। तो कहता देयर इज नो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ए स्टोरी नीड। ठीक है जी, ए स्टोरी नीड सेवरल इंटरेक्टिंग पार्ट्स, ए स्टोरी नीड सेवरल इंटरेक्टिंग पार्ट। जैसे कि स्टोरी को मुख्तलिफ किस्म के पार्ट चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बात है जैसे बट प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है व्हाट हैपन्स। बट प्लॉट ब्रैकेट में लिखिएगा व्हाट हैपन्स, जो होता है करेक्टर्स हु इट हैपन्स टू, जो ये करता है, हु इट हैपन्स टू, ब्रैकेट में क्या लिखता है बट प्लॉट, लेकिन मंसूबा व्हाट हैपन्स क्या होता है, करेक्टर्स व्हाट इट हैपन्स टू, जो ये करता है, एंड थीम। थीम आपको पता है मरकजी ख्याल को कहा जाता है। बट प्लॉट व्हाट हैपेंस, कैरेक्टर्स हु इट हैपेंस टू, एंड थीम। ठीक है जी, व्हाट हैपेंस कैरेक्टर हु इट हैपेंस टू, एंड थीम द अंडरलाइंग मीनिंग, एंड थीम द अंडरलाइंग मीनिंग। इसका क्या मतलब है, जो पूरी आपकी कहानी का लुबे लबाब, जो मरकजी ख्याल या आपके पास आप कह सकते हैं निचोड़ है, ठीक है, द अंडरलाइंग मीनिंग और consistently cited as crucial with plot providing structure, with plot providing structure। कहता है जो प्लॉट है ना वो पूरे ड्रामे को, वो पूरे प्ले को, वो पूरे नॉवल को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है जी, देखिए क्या लिखता है, द अंडरलाइन मीनिंग देता है आर कंसिस्टेंटली सेटेड एट्स क्रूशियल। हम ये नहीं कह सकते यार कि इनमें से कोई एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका किसी भी ड्रामे में होना इंतहाई लाजमी है। तो कैरेक्टर्स हु इट हैपेंस टू एंड द थीम द अंडरलाइंग मीनिंग आर कंसिस्टेंटली cited as crucial with plot providing structure, character creating connections, characters creating connection। कैरेक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। कैरेक्टर्स क्रिएटिंग connections and theme giving lasting resonance। ठीक है जी, और थीम क्या करता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए, लोगों की यादाश्त में चीज नक्श हो जाती है कि यार फलान ड्रामा लव स्टोरी थी, फलान ड्रामा आप ये कह सकते हैं कि एक्शन ड्रामा था, फलान ड्रामा आपके पास उसकी स्टोरीज आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। तो थीम किसी भी ड्रामे का एक सोचें कि बड़ा क्रूशियल और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन हम जो आ सकता है वो लिखेंगे, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन इट्स एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैरेक्टराइजेशन होती क्या, कैरेक्टर्स किस तरह जो ना ड्रामे में दिए जाते हैं। हीरो, वो मैंने बताया ना, ये दास्तां बनाने हुए की मर्जी है, किसे निकाले किसे दास्तां में रखे, ये उसकी मर्जी होती है। तो अब कैरेक्टराइजेशन क्या है, हाउ ऑथर्स रिवील
एज करेक्टर्स पर्सनैलिटी, रिवील्स एज करेक्टर्स पर्सनैलिटी। देखें किसी हीरो, अब देखें ड्रामे में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी को हीरो बना के पेश करना है तो कैसे पेश करना है, किसी को एज ए विलन पेश करना है ड्रामे में तो कैसे पेश करना है। तो ये यहाँ पे आप सोचें कि डायरेक्टर और एक्टर के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान होता है। तो कैरेक्टराइजेशन बेसिकली ये चीज है, हाउ ऑथर्स रिवील एज कैरेक्टर पर्सनैलिटी, ऑथर कैसे किसी भी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को आपके सामने शो करता है, ऑफन थ्रू डायरेक्ट, ऑफन थ्रू डायरेक्ट टेलिंग, या तो डायरेक्टली किसी के जरिए आपको बताता है या आके अनाउंस किया जाता है, डायरेक्ट टेलिंग और इनडायरेक्ट शोइंग मेथड्स, या आपको इसको ब्रैकेट में रख ले, टेलिंग को शो में, डायरेक्ट टेलिंग और इनडायरेक्ट शोइंग। ठीक है जी, इनडायरेक्टली आपको किसी भी सीन के अंदर एक बंदा बता देता है, वो किसी की जान बताता है, और आपने ऐसी फिल्मों में देखा होगा कि वो बंदा किसी की जान बचाता है और 15-20 मिनट बाद वो फिर आपको दोबारा उस मूवी में एज अ हीरो शो हो जाता है। तो टेलिंग या तो उसकी बंदे की खुद पहचान करवा रहा होता है, और इनडायरेक्ट शोइंग जो उसको इनडायरेक्टली जो है ना आपको शो करवा देता है। इनडायरेक्टली शोइंग मेथड्स, शोइंग मेथड ये बड़ी इंपॉर्टेंट। एक आपके पास ड्रामा आया भी था, इंग्लिश ड्रामा है, लाइक डिस्क्राइबिंग अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, लाइक डिस्क्राइबिंग ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसको अंडर उसमें लिखिएगा डबल कोटेशन में, ग्रम्पी ओल्ड मैन। ठीक है, लाइक डिस्क्राइबिंग अपने पास लिखते जाए, लाइक डिस्क्राइबिंग अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, बदमिजाज आदमी के तौर पे किसी को शो कराता है, ये डायरेक्ट होती है। ये कौन सी शोइंग है? डायरेक्ट। अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, बदमिजाज आदमी, ठीक है, ये बदमिजाज बूढ़ा लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट। और शोइंग हिम, ये उसको शो करवाता है, स्नीर एट अ बेगर, ठीक है जी, वो मांगने वाले पे तंज कर रहा होता है, मांगने वाले पे तंज करना, ये इनडायरेक्टली किसी को शो करवाना है। और डायरेक्टली शो करवाना किसी को क्या है? अ ग्रम्पी ओल्ड मैन एक मूवी का नाम है, ठीक है, ये बदमिजाज आदमी के तौर पे या बदमिजाज बूढ़े आदमी के तौर पे किसी को वो डायरेक्टली शो करवा सकता है। और शोइंग हिम स्नीर एट अ बेगर, ठीक है, या किसी बेकारी पे तंज करने वाले के तौर पे। ठीक हो गया। अब इसकी आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल आप लिखें, आपको मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल ऑफ कैरेक्टराइजेशन की आपके पास क्या है? डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, डायरेक्टली किसी को शो करवाना, जैसे टेलिंग, ठीक है, बता के। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द ऑथर एक्सप्लिसिट्स, द ऑथर लिखने वाला, राइटर, एक्सप्लिसिट states a character personality traits, explicit states a character personality traits, उसकी सारी ट्रेड्स, उसकी हसात, खुशियात, उसकी आदत आपको वो लिख के शो करवाता है। मैंने बताया कि टेलिंग बताता है, ठीक है जी। जैसे ऑथर टेल्स यू ही वाज ब्रेव, ठीक है जी, ऑथर आपको बताता है, इसकी एग्जांपल लिखिएगा, ऑथर टेल्स यू, ऑथर आपको बोल के बताता है, ही वॉज ब्रेव, फलां शख्स था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, ठीक है जी। वो दिखाता नहीं है, सिर्फ उसकी आपको वो कहानी सुनाता है, ठीक है, बोल के बताता है, करके नहीं बताता, बोल के बताता है, यार फलां शख्स, इसका ये एक हीरो है, इसका बाप भी बड़ा अमीर आदमी था और वो बड़ा सखी नवाज आदमी था। तो उसके बारे में उसके बाप को तो नहीं शो करवाया गया उस ड्रामे में या उस मूवी में, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है कि उसका बाप एक बड़ा अमीर आदमी था। ठीक है जी, ये डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है, जिसको टेलिंग कहा जाता है। और दूसरी आपके पास इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है, ठीक है जी, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, ठीक है जी। ये आपके पास टेलिंग नहीं होती, ये शोइंग होती है, इसमें आपको कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, ठीक है जी, कैरेक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं। द ऑथर रिवील ट्रेड्स, द ऑथर रिवील्स ट्रेट, उस शख्स की या उस हीरो की या उस विलन की आपको ट्रेट जाहिर करता है थ्रू द कैरेक्टर बिहेवियर, थ्रू किसके जरिए? द कैरेक्टर बिहेवियर, कि उस कैरेक्टर का, उस हीरो का, उस विलन का, उसका बिहेवियर कैसा है, एंड इंटरेक्शंस, ठीक हो गया। जैसे किसी मूवी में आपने देखा होगा, एकदम स्पाइडरमैन आता है, किसी की जान बचा के, एकदम कोई मसीहा आ गया, किसी जगह आग लगी हुई है,
बंदा आया, अचानक से कुदरत ने भेजा आग, उसको उठा के लेके चला गया, उसको आग से बचा लिया। एकदम जो है ना, वो आपने फिल्मों में देखा होगा, बड़ी ट्रक आके जो है ना गाड़ियों का एक्सीडेंट करने लगते हैं, तो कोई मजीद एक और बड़ा ट्रक आता है, उस गाड़ी के आगे आके खड़ा हो जाता है, तो आसाती तौर पे कुदरत बचा लेती है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है, जिसको हम शोइंग का नाम देते हैं। ठीक है। ही चार्ज इनटू द बर्निंग बिल्डिंग, ही चार्ज इनटू द बर्निंग बिल्डिंग विदाउट हेजिटेशन। विदाउट, एक एक्टर था, ये हीरो था, वो फौरन से आया, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और खोलती आग थी, बहुत ज्यादा गर्म आग थी, उसने किसी को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में छलांग लगा दी और वहां से उसने लोगों को बचाया। ये बेसिकली आपके पास इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है, इसको हम शोइंग का नाम भी देते हैं। अपने पास नोट डाउन करें, थोड़ा सा लिखा गंदा गया, मैंने बोला भी है, साथ साथ अपने पास लिखिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। अब इसके पास मजीद दो सवाल जो आपको आ सकते हैं, वो मैंने बनाए हैं, आप अपने पास लिख लें और फिर लेक्चर का अख्ताम करते हैं। और लेक्चर के अख्ताम के साथ साथ इस ड्रामा, नावल, स्टोरी और आपके पास ये प्ले के जितने भी सवाल हैं, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने 6 नंबर स्कोर कर सकें, स्कोर कर सकें। इसमें कोई परेशानी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपको इसके बाद नहीं होगी। आप सबसे पहले, आपको रिक्वेस्ट यही है कि आपका जो सबसे पहला लेक्चर है एलिमेंट वाला, एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, ड्रामा और प्ले, वो लाजमी 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 देखें, ताकि आपको सारी गेम समझ आ जाए कि बात चल क्या रही है, स्टोरी बनती कैसे है, स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन जो बन सकता है, कहता है दस टाइम एंड प्लेस affect the characters and plot, affects the character and plot। कहता है क्या टाइम और जगह किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी जो आपका मंसूबा है ड्रामे का, उसको अफेक्ट करती है, ऐसा मुमकिन है कि इनकी वजह से पूरा ड्रामे में इफेक्ट आए। तो कहता है यस, यस इट अफेक्ट, लिखिएगा, इट अफेक्ट द कैरेक्टर एंड प्लॉट। कैसे? यस, बाय शेपिंग देयर बिहेवियर्स, उनके, देखिए ये मैं अभी बात बता रहा हूँ टाइम की, कि कैसे वो प्लॉट को या वो कैसे कैरेक्टर को जो है ना इफेक्ट करता है। बाय शेपिंग देयर बिहेवियर्स, बिलीव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, बिलीव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ठीक हो गया। बाय शेपिंग देयर बिहेवियर्स, बिलीव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अ स्टोरीज, अ स्टोरी स्पेसिफिक, स्टोरी लिखिएगा, अ स्टोरी स्पेसिफिक एरा, कि वो कहानी किस एरा में लिखी जा रही है, किस कल्चर में लिखी जा रही है। द स्पेसिफिक एरा, कल्चर, जियोग्राफी एंड हिस्टोरिकल इवेंट, जियोग्राफी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स डिसाइड characters, role, limitations and motivations। इसको मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता तो इजी सी बात, कहता है क्या टाइम और जगह, वक्त और जगह जो है ना कैरेक्टर्स और प्लॉट को इफेक्ट करती है। उसने कहा हाँ, कैसे? बाय शेपिंग देयर बिहेवियर्स, उनकी बिहेवियर को शेप करती है कि यार तुमने ड्रामे में कैसा बिहेव करना है, तुम्हारा अकीदा क्या होगा, तुम मुसलमान हो गए, काफर हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, कन्फ्लिक्ट उनके तनाज़े क्या है, उनको मौके क्या मिलते हैं। स्टोरी स्पेसिफिक एरा, अगर कोई स्टोरी सन 1900 की दिहाई में लिखी जा रही है तो 1900 की दहाई की मुश्किलात अलग थी, आज की मुश्किलात अलग है। कल्चर, उनकी सकाफत, जियोग्राफी, हिस्टोरिकल इवेंट्स डिसाइड कल्चर, कैरेक्टर रोल्स कि कैरेक्टर ने क्या रोल परफॉर्म करना है, लिमिटेशन की हदें क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या होंगी। और आखिरी क्वेश्चन इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से conflict is the engine of, conflict is the engine of the प्ले और नावल। आप ये कैसे कह सकते हैं कोई भी तनाज़ा किसी भी नावल का, किसी भी ड्रामे का, किसी भी प्ले का इंजन होता है। इंजन से मुराद उसको रन कराने वाला। देखें,
आपको याद हो, कोई ड्रामा अपने माइंड में ले आए, ठीक है। अब जैसे मुझे मैंने आपको अली उस्मान की स्टोरी बताई, वो आलिया से उनको एक लव स्टोरी बताई, तो देखें आपके माइंड में एक तनाज़ा चल रहा था, आखिरी वक्त तक आप ये सोचते रहे होंगे यार क्या आलिया अली को मिल गई होगी, क्या उस्मान आलिया को ले गया होगा। तो मतलब कन्फ्लिक्ट बेसिकली ड्रामे का इंजन होता है, जो हमें एक कश्मकश में लाता है, यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो जब राइटर एक ड्रामा या नॉवल लिखता है ना, तो उसमें ऐसे कश्मकश क्रिएट करता है ताकि पढ़ने वाला ये समझे कि यार इसके वो उसको ये पढ़ने की तरफ रागब कर सके, वो बार बार सोचे यार इसके बाद क्या पॉइंट होना है, इसके बाद क्या पॉइंट होना है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, वो इंजन होता है, उसको मॉडरेट कराता है किसको, प्ले को। तो लिखिएगा, इट इज द इंजन ऑफ द प्ले, इट इज द इंजन ऑफ अ प्ले। ये किसी भी प्ले का, किसी भी ड्रामे का, किसी भी नॉवल का इंजन होता है। मेकिंग इट इंटरेस्टिंग बाय क्रिएट, मेकिंग इट इंटरेस्टिंग, इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है बाय क्रिएट्स, पैदा करके। क्या चीज पैदा की जाती है? बाय क्रिएट्स टेंशंस, ड्राइविंग द प्लॉट टूवर्ड, ड्राइविंग द प्लॉट टूवर्ड्स, ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड। किसी भी मंसूबे को आगे चलाया जाता है। रिवील्स कैरेक्टर, रिवील्स कैरेक्टर, देखे कैरेक्टर्स को रिवील किया जाता है, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, उसका कोई दोस्त, तो कैरेक्टर्स को रिवील किया जाता है। कोई भी तनाज़ा होता है ना, तो तनाज़े में आप ये याद रखें, बहुत सारे लोग आपके मुखालफत में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके हक में भी आ जाते हैं। तो फिर वहां पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स रिवील हो रहे होते हैं। एक आपका कोई दोस्त निकल आ जाता है, एक आपके पास कोई जो है ना बिग ब्रदर निकल आता है, आजकल बिग ब्रदर मशहूर है, तो एक कोई आपके पास बिग ब्रदर निकल आता है। किसी भी तनाज़े में आपके पास बिग ब्रदर का आ जाना या किसी का भी आ जाना, वो मजीद कैरेक्टर्स को रिवील करता है। ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड, रिवील कैरेक्टर्स थ्रू स्ट्रगल एंड प्रोवाइडिंग, थ्रू स्ट्रगल एंड प्रोवाइडिंग। क्या चीज प्रोवाइड करता है, क्या देता है आपको? एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल एंगेजमेंट्स, इमोशनल एंगेजमेंट फॉर द ऑडियंस। और ये ऑडियंस को एक इमोशनल एंगेजमेंट देता है। कैसे? देखें, आपने देखा होगा यार, कोई कैरेक्टर है ड्रामे में, विलन आके हीरो को मार देता है, तो विलन आके हीरो को मारता है ना, तो हमारी आवाम ऐसी सादा लो है, वो उसको नहीं पता होता कि यार ये ड्रामा है, वो रोने लग जाती है। कई मैंने देखी हैं, कई ड्रामे इस हमारे मुल्क में मशहूर हुए, और एट द एंड जब हीरो मरता है यार, उस दिन सारे के घर में सोग होता है, यार तुमने देखा फलां शख्स मर गया, तुमने देखा फलां मर गया। वो एक ड्रामा हमारा यहाँ पे खलील रहमान कमर का लिखा बड़ा मशहूर हुआ था, मेरे पास तुम हो, तो वो आपने देखा, उसमें कितना मतलब एक अजीब सा फीलिंग थी एट द एंड। उसमें बड़े कैरेक्टर्स ऐसे थे, बड़े लोग ऐसे थे जो एट द एंड रोए यार के हीरो मर गया। तो कहने का मकसद ये है कि कन्फ्लिक्ट कोई भी होता है ना, वो ड्रामे को इंजन प्रोवाइड करता है, उसको फोर्स प्रोवाइड करता है कि ड्रामा खूबसूरत दिखे, एक ड्रामे में आपके पास अट्रैक्टिवनेस पैदा हो, लोग उसको देखें, उसको सुने, उसके बारे में। स्टोरी में ये चीज आप सोचें कि कन्फ्लिक्ट लाजमी होना चाहिए। किसी भी स्टोरी में अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो मैं सोचता हूँ वो स्टोरी फ्लॉप है। ठीक है, आप सारी बातें मोहब्बत और प्यार की करते रहें, तो इसे नहीं होगा। तो उस्ताद मेरा कहता है कि मोहब्बत वह चीज है जो हमें माँ की शिकम से मिलती है, जो हमें जमाना नहीं सिखाता, हमें नफरत सिखाई जाती है। तो कोशिश करें नफरतों के बीच बोना छोड़ दें, अल्लाह को याद रखें और दुआओं में याद रखें। आज के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ, और इंशाल्लाह नावल और स्टोरी में, ड्रामा में, मेरे अल्लाह ने चाहा आपके 6 के 6 नंबर सिक्योर हुए। दुआ में याद रखें।